हेलो दोस्तों, मैं तोमर कपेंद्र। तो आज आपका ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर 4 है, जिसका ये पार्ट 2 है। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट कराया था, तो आज हम इसका पार्ट सेकंड देखने वाले। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, पहले इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद ये देखें। तो आज अपना टॉपिक है रक्त व रक्त समूह। ये अपना पार्ट 2 इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रक्त व रक्त समूह क्या है। रक्त होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा व लाल रंग का होता है तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त क्या होता है? रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? रक्त के अंदर प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब छोटे छोटे कण होते हैं रक्त के, उनसे मिलकर बना हुआ होता है। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने। प्लाज्मा क्या होता है? जो आंतों से अवशोषित पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करता है। आंतों से पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और विभिन्न अंगों से हानिकारक जो पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको उत्सर्जी पदार्थों तक ले जाने का कार्य करता है। मतलब उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने वाले जो अंग होते हैं, जैसे मूत्र हो गया। मूत्र के द्वारा शरीर से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकाला जाता है। त्वचा के द्वारा हमारी स्किन होती है, उसके द्वारा भी जो पसीने के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अश्रु हो गए, आंसू आते हैं, आंसू आँखों से, वो उनके द्वारा भी हमारे जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से कई जो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं उनसे हानिकारक पदार्थों को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर में प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम ब्लड रेड कार्पल्स भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं वाइट सेल कार्पल्स। और थर्ड हो गया अपना प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? लाल रक्त कणिकाएँ गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ क्या करती हैं? हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? शरीर में हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है, मतलब ये रक्षा करने का कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करती हैं। क्या करती हैं? रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करती हैं। रक्त स्त्राव मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त स्त्राव होता रहता है उसको रोकने का कार्य करती है। जैसे चोट लगने पर रक्त का स्त्राव होता रहता है ना, वो उस रक्त को रोकने का कार्य कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। नेक्स्ट है अपना रक्त समूह। रक्त समूह क्या होता है? देखो, रक्त समूह हमारे शरीर में 4 प्रकार का होता है, ए वी ओ। देखो, ये क्या होता है? ए, बी और ओ, ये 3 रक्त समूह पाए जाते हैं। इनमें से ए और बी प्रभावी होते हैं, जबकि ओ होता है वो अप्रभावी होता है। 3 समूह पाए जाते हैं, ए बी ओ। तो ये 2 तो होते हैं प्रभावी और ये होता है अपना अप्रभावी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो, अब देखो इसमें रक्त समूह सर्वप्रथम वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया तथा आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। रक्त समूह को इनकी प्रतिजनों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। सामान्यतः ये जो प्रतिजन होते हैं वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड के भी हो सकते हैं। ये
प्रतिजन किस किस के बने होते हैं? प्रोटीन के हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हो सकते हैं या ग्लाइकोलिपिड के भी हो सकते हैं। देखो ये जो 4 समूह हैं, 4 रक्त समूह को किन किन कौन कौन से हैं? वो 4 समूह ए बी और ओ कहा जाता है। इन 4 समूहों को क्या कहा जाता है? ए बी और ओ कहा जाता है। इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ए बी ओ समूहीकरण कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है अपना ए व बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक आर एच प्रतिजन और पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ए बी प्रतिजन के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है। वो कौन सा है? आर एच प्रतिजन पाया जाता है। यदि रक्त कणिका की सतह पर आर एच प्रतिजन उपस्थित है, यदि क्या होता है? यदि रक्त कणिका की सतह पर, व्यक्ति की जो रक्त कणिका होती है उसकी सतह पर यदि आर एच प्रतिजन उपस्थित है तो वह आर एच पॉजिटिव, तथा जिन रक्त कणिकाओं की सतह पर आर एच प्रतिजन नहीं पाया जाता है, आर एच प्रतिजन अनुपस्थित होता है, वो होता है आर एच नेगेटिव रक्त कहलाता है वो। यह व्यवस्था आर एच समूहीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है अपना, अब देखो रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, ए बी और ए बी और ओ। एंटीजन और एंटीबॉडी देखो, इसमें एंटीजन हो गई ए बी, इसमें ओ में एंटीजन होता है वो अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के विपरीत होती है। एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के क्या होती है? विपरीत होती है। मतलब यहाँ पर एंटीजन ए होगा तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी होगी, यहाँ पर स्मॉल बी होगा। यहाँ पर अगर एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगी, स्मॉल ए। यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन ए बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी अनुपस्थित पाई जाती है। एंटीजन ए बी के विपरीत एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और एंटीजन ओ का एंटीजन होता है, रक्त समूह ओ का जो एंटीजन होता है वो अनुपस्थित होता है, और इसमें ओ की जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है ए बी। इसी प्रकार से रक्त समूह का होता है, ये प्रतिजन होता है, ये एंटीजन होता है। इसका जो जीन प्रारूप किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो, ए का जो जीन प्रारूप होगा, एंटीजन का जो जीन प्रारूप होगा वो किस तरह से होगा? एंटीजन के जीन प्रारूप को हम किस तरह से लिख सकते हैं? आई ए या आई नोट भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी जो एंटीजन होगा इसका जीन प्रारूप क्या होगा? आई बी या आई नोट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंटीजन ए बी का जीन प्रारूप क्या होगा? आई ए और आई बी। और एंटीजन ओ का जीन प्रारूप क्या होगा? एंटीजन जो ओ होगा, ओ का जीन प्रारूप क्या होगा? आई नोट और आई नोट, या आई जीरो है आई जीरो भी बोल सकते हैं, या इसको हम आई या आई भी बोल सकते हैं। देखो ये जो रक्त समूह हैं इनका हम जीन प्रारूप किस तरह से लिख सकते हैं? देखो दोबारा देखो आप एक बार, ये जो रक्त समूह हैं चारों, इनका हम जीन प्रारूप किस तरह से लिख सकते हैं? देखो ए रक्त समूह है, इसका हम जीन प्रारूप लिख सकते हैं आई ए और आई ए या आई नोट भी लिख सकते हैं। रक्त समूह बी है, इसका जीन प्रारूप आई बी या आई नोट भी लिख सकते हैं। ए बी का जो जीन प्रारूप है वो आई ए और आई बी भी लिख सकते हैं। और ओ का जो जीन प्रारूप है उसको आई नोट या स्मॉल आई या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो ओ होता है, ओ रक्त समूह होता है, उसको सार्वत्रिक दाता भी कहते हैं। ओ रक्त समूह को हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक दाता मतलब ओ होता है वो सभी ए बी और ए बी को सभी को दान दे सकता है। ओ रक्त समूह होता है वो सभी को दान दे सकता है। और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि ए बी होता है वो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी होता है वो ए का भी ग्रहण कर सकता है, बी का भी ग्रहण कर सकता है और ओ का भी ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। अब नीचे देखो, यदि रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप का, यदि रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप का रक्त समूह बी ब्लड ग्रुप, रक्त समूह
ए का क्रॉस यदि रक्त समूह बी के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखो, ए का जो जीन प्रारूप होगा वो क्या होगा, IA I0, और बी का जीन प्रारूप क्या होगा, IB और I0। या ए का जीन प्रारूप हम IA और IA भी लिख सकते हैं, और बी का जीन प्रारूप हम IB और IB भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो हमने जीन प्रारूप क्या लिया है इनका, IA क्या लिया है हमने इसका जीन प्रारूप, IA I0 और IB I0। तो इसके सबसे पहले युग्मक किए, इनके युग्मक क्या हुए, IA और I0, और इसका IB और I0। सबसे पहले हमने IA का क्रॉस IB के साथ कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, IA और IB। उसके बाद हमने IA का जो क्रॉस है वो I0 के साथ कराया, तो क्या प्राप्त हुआ, IA और I0। उसके बाद हमने क्या किया, I0 का जो क्रॉस है वो IB के साथ कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, IB और I0। उसके बाद हमने I0 का क्रॉस I0 के साथ कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, I0 और I0, या I0 या I0 भी बोल सकते हैं इसको। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, 25% ए भी प्राप्त हुआ, 25% ए प्राप्त हुआ, 25% बी प्राप्त हुआ, और 25% ओ प्राप्त हुआ। तो हमें चारों ब्लड ग्रुप हैं वो 25% प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आते हैं अपना RH कारक। RH कारक क्या होता है, RH कारक क्या होता है, RH कारक की जो खोज की थी वो मकाकारीसस नामक बंदर में की गई थी। सबसे पहले जो RH कारक खोजा गया था वो मकाकारीसस नामक बंदर में खोजा गया था। RH कारक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। RH कारक RBC की सतह पर पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है RH कारक कहाँ पाया जाता है, RH कारक होता है वो RBC की सतह पर पाया जाता है। विश्व में करीब 85% लोगों के रक्त में RH पॉजिटिव तथा 15% लोग ऐसे हैं जिनके रक्त में RH नेगेटिव पाया जाता है। मानव में क्या होता है, 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। मानव में कितने प्रकार का RH कारक पाया जाता है, 5 प्रकार का। वो कौन कौन सा होता है, देखो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। चलो यहीं पे बता देते हैं कौन कौन सा होता है 5 प्रकार का। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है C, D और E। अब हम इसको 5 प्रकार के कैसे हो गए, देखो सबसे पहले तो RH डॉट कैपिटल C, RH डॉट स्मॉल c, RH डॉट D, RH डॉट कैपिटल E, और आगे पांचवा कौन सा है, RH डॉट स्मॉल ई। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, RH कारक होते हैं जो मानव में पाए जाते हैं। 5 प्रकार के RH कारक कौन कौन से, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH डॉट कैपिटल D, और RH कैपिटल E, और RH स्मॉल ई। ये 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, RH कारक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना RH कारक होता है वो एक प्रकार का प्रतिजन होता है। देखो सभी RH कारकों में RHD सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन जो 5 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर RH कारक पाए जाते हैं इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, RHD सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। रक्तदान के समय न केवल एक समूह का बल्कि RH कारक का मिलान भी आवश्यक होता है। RH कारक का मिलान भी आवश्यक होता है। देखो रक्तदान करते समय हमें केवल रक्त समूह ही नहीं बल्कि RH कारक का भी मिलान करना आवश्यक होता है। ABO ही नहीं, रक्त समूह AB और ABO ही मिलान करना आवश्यक नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ हमें RH कारक का भी मिलान करना होता है। RH कारक का भी मिलान करना होता है। उसके बाद यदि RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति के
शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो ग्राही में RH नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। अब देखो ब्लड ग्रुप, अगर RH नेगेटिव वाले को हम RH पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो ये RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप होगा जिसमें हम RH पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं रक्त, वो उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा RH पॉजिटिव प्रतिजन के विरुद्ध। मतलब जब हम RH पॉजिटिव का रक्त है RH नेगेटिव को चढ़ाएंगे तो RH नेगेटिव व्यक्ति का जो शरीर है वो इस RH पॉजिटिव से लड़ने के विरुद्ध एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगा। एक प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है तथा यह प्रतिरक्षी RH युक्त RBC को रुधिर समूहन विधि से नष्ट कर देता है। ये प्रतिरक्षी क्या करता है? जो RH समूह युक्त RBC होती है, RH समूह पर जो RBC उपस्थित होती है उसको रुधिर समूहन की विधि से नष्ट कर देगा। इस कारण रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थों की मात्रा जमा हो जाती है। जब ये नष्ट हो जाएगा, रुधिर समूह की विधि से जो RBC नष्ट हो जाएगी तो हमारे रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है। बिलीरुबिन की अधिकता यकृत तथा प्लीहा को हानि पहुंचाकर वृक्क को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जब बिलीरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाएगी तो यकृत तथा प्लीहा को यह हानि पहुंचाएगी जिसके कारण वृक्क को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि RH पॉजिटिव मेल RH नेगेटिव फीमेल के साथ संबंध बनाता है तो RH पॉजिटिव बेबी प्राप्त होता है। यदि RH नेगेटिव प्रतिजन का जो मेल होता है वो RH नेगेटिव से संबंध बनाता है तो RH नेगेटिव बेबी प्राप्त होता है। यदि RH नेगेटिव मेल RH पॉजिटिव फीमेल से संबंध बनाता है तो RH पॉजिटिव बेबी प्राप्त होगा। और यदि RH पॉजिटिव मेल RH नेगेटिव फीमेल के साथ संबंध बनाता है तो RH पॉजिटिव बेबी प्राप्त होता है। RH पॉजिटिव बेबी प्राप्त होता है। इस क्रिया में क्या होगा? देखो, यदि RH पॉजिटिव मेल RH नेगेटिव मेल के साथ क्रिया करता है, से संबंध बनाता है, तो इसमें जो फर्स्ट बेबी होगा, इनका जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी फर्स्ट बेबी की तो, लेकिन जो सेकंड बच्चे की डिलीवरी, उसकी जो सेकंड बच्चा उत्पन्न होगा उसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाएगी। अगर भ्रूण में ही मृत्यु नहीं होती है तो क्या होगा? वो बच्चा अत्यधिक कमज़ोर होगा या हेपेटाइटिस बी से संक्रामित होगा। यहाँ तक क्लियर है? RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल जब संबंध बनाते हैं तो इनका जो फर्स्ट बेबी होता है उसकी डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सेकंड बेबी होता है उसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाती है। अगर भ्रूण में मृत्यु नहीं होती है, अगर वह बच्चा जीवित रहता है तो या तो वह कमज़ोर होता है या फिर उसको वह हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होता है। इस रोग को क्या बोलते हैं हम? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या रक्ताणु कोरकता भी बोलते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना, जब देखो इसी में देखना है हमें, जब माँ का RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव, जब माँ का RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव हो तो प्रथम प्रसव के समय जब माँ का RH नेगेटिव और गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव हो तो प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। जब प्रथम प्रसव के दौरान जब माता का RH नेगेटिव तथा गर्भस्थ शिशु का RH पॉजिटिव हो
तो इस दौरान जो गर्भस्थ शिशु का रक्त है वो माता में मिल जाता है तथा RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है तथा प्रथम शिशु होता है वो सामान्य उत्पन्न होता है। जब द्वितीय गर्भावस्था के समय यदि शिशु RH पॉजिटिव हो तो यह जटिलता उत्पन्न हो जाती है माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी, क्योंकि जो RH प्रतिरक्षी माता के शरीर में बना हुआ है वो भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारक को प्रतिक्रिया करता है। मतलब जो माता के शरीर में RH प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया करता है। रुधिर समूहन विधि से ये प्रतिरक्षी जो उत्पन्न हुआ है माता के शरीर में वो प्रतिरक्षी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न करता है। क्या करता है? वो जो प्रतिरक्षी माता के रक्त में उत्पन्न हुआ था वो लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करेगा तथा माता के गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यदि शिशु जीवित रहता है तो वह अत्यंत कमजोर तथा हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। अभी मैंने बताया था यदि शिशु या तो गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी, यदि उस शिशु की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु नहीं होती है तो वह बच्चा या तो अत्यंत कमज़ोर होगा या वो हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। इस रोग को रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना इस रोग के उपचार हेतु माता के 24 घंटे के भीतर ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग होता है जब गर्भस्थ शिशु की माता के भ्रूण में मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग के उपचार हेतु माता के 24 घंटे के भीतर anti-RHD या IgG प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। इन्हें रोहेगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। IgG का काम क्या होता है? IgG का कार्य मैंने कल बताया था। IgG का कार्य क्या होता है? IgG होता है ये प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी होता है जो आंवल के द्वारा माता के भ्रूण को माता से जोड़े रखता है। IgG ये प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी होता है जिसके द्वारा भ्रूण माता से जुड़ा हुआ होता है। रक्तदान क्या होता है? रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है वो कहलाता है रक्तदान। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्तदान करना या रक्त आधारित अन्य उत्पाद जैसे प्लाज्मा हो गया या प्लेटलेट्स हो गई आदि को स्थानांतरित किया जाता है वो कहलाता है अपना रक्तदान। ये जो रक्तदान है वो सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर जीन बेप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया था। सबसे पहले ये जो रक्तदान हुआ था एक 15 साल के बच्चे में भेड़ का रक्त था वो स्थानांतरित किया गया था, लेकिन सरकार ने इस पशुओं के रक्त को इंसानों में चढ़ाने पर रोक लगा दी है। जो पहले क्या होता था एक 15 साल का बच्चा था उसमें भेड़ के रक्त को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है। अब क्या है कि मनुष्य का इंसान का रक्त इंसान के रक्त को ही चढ़ाया जा सकता है। रक्तदान के समय क्या होता है? रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? रक्तदान की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। देखो क्या कारण होता है जो हमें रक्त की आवश्यकता होती है, रक्तदान करना आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले चोट लगने पर यदि अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होने पर अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसका रक्त बह चुका है, ऐसी स्थिति में अगर उसको रक्त नहीं चढ़ाया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए रक्त उसको चढ़ाना आवश्यक होता है। शरीर में रक्तहीनता होने पर यदि शरीर में जैसे रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी होने पर भी
वो रक्त की कमी होने पर भी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का रक्त उसको चढ़ा सकते हैं। शल्य चिकित्सा के दौरान, जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन के दौरान या किसी व्यक्ति का कट शल्य चिकित्सा के दौरान कर लगाने पर रक्त बह जाता है, उस स्थिति में भी हम रक्त चढ़ा सकते हैं। फोर्थ है अपना रक्त बिंबाणु अल्पता की स्थिति में रक्त बिंबाणु, जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग में जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उस स्थिति में भी रक्त की कमी होने पर हमें रक्त की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों को हीमोफीलिया क्या होता है, देखो हीमोफीलिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया क्या होता है। ये हीमोफीलिया होता है, इसका जो व्यक्ति के बॉडी में अगर चोट लगने पर, जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, चोट लगने पर उस व्यक्ति का रक्त का थक्का नहीं जमता है। मतलब चोट लगने पर व्यक्ति का जो रक्त है वो बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। नॉर्मली व्यक्ति में क्या होता है, चोट लगने पर रक्त थोड़ी देर बहता है, लेकिन उसके बाद वो रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया से ग्रसित लोगों में ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस हीमोफीलिया रोगियों में पुरुष होता है वो इसका रोगी होता है, और महिला इसकी वाहक होती है हीमोफीलिया रोग की। दांत कोष का अरक्तता में भी रोगियों को रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान की प्रक्रिया किस तरह से होती है। रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। रक्त संग्रहण दो प्रकार से संपादित किया जा सकता है इसको। एक तो रक्त संग्रहण और दूसरा होता है इसका आधान यानी दान करना, चढ़ाना। पहले हम रक्त संग्रहण पढ़ते हैं। रक्त संग्रहण की प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रक्त संग्रहण करने से पूर्व दाता का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद परीक्षण किस तरह से किया जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसमें RH कारक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी जांच की जाती है। सेकंड पर आता है स्वास्थ्य परीक्षण के बाद निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में दाता के रक्त का संग्रहण किया जाता है। मतलब जिन थैलियों में रक्त का संग्रहण किया जाता है वो एक विशिष्ट थैली होती हैं। उनमें क्या होता है, उन थैलियों में ही रक्त को रखा जाता है। अन्य थैलियों में रखने पर या तो वो जम जाता है ज़्यादा देर रखने पर, इसलिए उनका परीक्षण किया जाता है उन थैलियों का कि वह थैली किस प्रकार की है। थर्ड हो गया संग्रहित रक्त परिस्थिति भंडार। और रक्त संग्रहण के बाद उस रक्त को ब्लड बैंक में रखा जाता है। मतलब ठंडे कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, जिससे उसका जमाव ना हो या वो ख़राब ना हो, उस वजह से उसको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है सुरक्षित। इस कोल्ड स्टोर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें रक्त के जीवाणु वृद्धि को रोका जा सके तथा कोशिकीय चयापचय को धीमा किया जाता है। फोर्थ हो गया संग्रहित रक्त की जांच करना, जैसे रक्त समूह RH कारक, हेपेटाइटिस बी। संग्रहित रक्त की जांच किस तरह से की जाती है, सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, उसके बाद उसका RH कारक कौन सा है, फिर उसकी हेपेटाइटिस की जांच की जाती है कि कौन सा हेपेटाइटिस है या नहीं है। हेपेटाइटिस सी और HIV आदि की भी जांच की जाती है। फिफ्थ है अपना रक्तदान के बाद दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। रक्तदान के बाद दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रक्तदान करने के बाद व्यक्ति को अगर चक्कर आ जाए या फिर अन्य कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, इसलिए उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। मनुष्यों में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है। हम रक्तदान करते हैं, मनुष्य जब रक्तदान करता है तो जो प्लाज्मा की कमी होती है रक्त में, वो उसकी जो पूर्ति होती है मनुष्य 2-3 दिन में उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है मनुष्य के शरीर में। आधान क्या होता है। आधान ट्रांसफ्यूजन आधान से पूर्व रक्त का मिलान करना होता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर रक्त चढ़ाना है तो उससे पूर्व उस व्यक्ति की जांच होगी
कि उस व्यक्ति को कि कौन से ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाया जाएगा और उसका RH कारक कौन सा है, वो सारी चीज़ें उसकी जांच की जाती हैं। आधान से 30 मिनट पूर्व ही रक्त को भंडारण से बाहर निकालना होता है। देखो, रक्त चढ़ाने से 30 मिनट पूर्व ही रक्त को बाहर निकाला जाता है कोल्ड स्टोर से, क्योंकि रक्त ज़्यादा ठंडा होने पर वह नॉर्मल स्थिति में आ जाए इस वजह से, या उसमें कोई रोगाणु उत्पन्न ना हो जाए इस वजह से उस रक्त को कोल्ड स्टोर से 30 मिनट पूर्व ही निकाला जाता है। रक्त केवल अंतःसरात्मक रूप से दिया जाता है। यह केवल 4 घंटे तक की प्रक्रिया होती है। जब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त स्थानांतरण होता है, रक्त चढ़ाया जाता है प्रवेशनी के द्वारा या कैन्यूला के द्वारा, तो वो जो प्रक्रिया होती है वो कम से कम 4 घंटे तक चलती है। चौथा है अपना रोगी के आधान संबंधी प्रक्रियाओं। रोगी के आधान संबंधी प्रतिक्रियाओं जैसे ज्वर, ठंडा लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय की गति, अनियमितता आदि की गति को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं। जब व्यक्ति को रक्त दिया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, तो उस दौरान व्यक्ति को या तो ज्वर बुखार आने लगता है, ठंडा होने लग जाता है या शरीर नीला पड़ जाता है, उस हृदय की गति अनियमित हो जाती है। आदि गतियों को रोकने के लिए चिकित्सक के द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का हो सकता है: समजात आधान और समजीवी आधान। समजात आधान क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा आधान जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का रक्त है, अन्य व्यक्ति का रक्त मतलब किसी अन्य व्यक्ति ने रक्त डोनेट किया हुआ है, यदि किसी अन्य व्यक्ति का रक्त रोगी को चढ़ाया जाता है तो वो होता है अपना समजात आधान। और समजीवी आधान क्या होता है? समजीवी आधान वह होता है यदि किसी रोगी ने अगर पहले से ही अपना रक्त डोनेट कर रखा है ब्लड बैंक को, यदि उस रोगी का रक्त ही उसी रोगी को चढ़ाया जाए, उसी व्यक्ति का रक्त उसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए, मतलब क्या होता है, यदि उसी व्यक्ति का रक्त उसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो वो क्या कहलाता है? समजीवी आधान कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है अपना रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली कौन कौन सी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए? दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान। सबसे पहले दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान होना आवश्यक है। सेकंड, दाता के रक्त में रोगकारक तथा हानिकारक तत्वों की जांच करना। जो व्यक्ति हमें रक्तदान कर रहा है उसके सबसे पहले रोगों की जांच करनी होगी तथा उसमें हानिकारक तत्वों की जांच करनी होगी। दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान करना होगा। दोनों रोगी के रक्त का और दाता के रक्त का दोनों में RH कारक का मिलान आवश्यक होता है कि दोनों का RH कारक सेम है या अलग अलग है। संग्रहित रक्त तथा वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात परिस्थिति भंडार करना आवश्यक होता है। जब संग्रहण हो जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद उस रक्त को परिस्थिति भंडारण में रखना आवश्यक होता है। संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना। जो हमने रक्त संग्रहित किया है, ब्लड डोनेट किया है, उस रक्त को संदूषित होने से बचाना डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है, चिकित्सकों की जिम्मेदारी होती है। संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो। ये जो संग्रहण होता है, रक्त का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना या दान करना, वो सारी क्रियाएं चिकित्सक की उपस्थिति में ही होनी चाहिए। आधान के दौरान, रक्त स्थानांतरण के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न रोग या संक्रमण हो सकते हैं। जो हमने आधान के दौरान असावधानियां बरती हैं उनसे निम्न कारण हो सकते हैं, निम्न रोग या निम्न संक्रमण भी हो सकते हैं। HIV फर्स्ट व HIV सेकंड। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
और सेकंड है HTLV1 और HTLV2 का संक्रमण भी हो सकता है। ये क्या होते हैं? संक्रमण हैं ये तीनों, HIV संक्रमण, HTLV संक्रमण देखो, और हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण, ये तीनों क्या हो सकते हैं? असावधानियों के कारण संक्रमण उत्पन्न हो सकते हैं। HTLV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। नेक्स्ट है अपना रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। आनुवंशिक महत्व मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। मनुष्य में रुधिर वर्ग कई प्रकार का हो सकता है, AB और O। मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर वर्ग हो सकता है, AB और O। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के मेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। IA, IB या I0 या I भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये जो O रक्त समूह होता है उसको हम O रक्त समूह को हम I0 या I0 भी लिख सकते हैं, या I भी लिख सकते हैं। I0 या I भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A तथा प्रतिजन B का निर्माण IA व IB द्वारा किया जाता है। विकल्पी I0 या I0 अप्रभावी होते हैं और IA और IB होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते। ये I0 होता है वो किसी भी प्रतिजन के निर्माण में शामिल नहीं होते, संलग्न नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त समूह किन्हीं 2 विकल्पी जीनों के बीच पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो, IA, IB, IA और IB मतलब ये 6 प्रकार के जीन विकल्पी पाए जाते हैं। एक का जीन प्रारूप क्या होगा? A का जीन प्रारूप ये दोनों हो सकते हैं, B के जीन प्रारूप ये दोनों हो सकते हैं, AB का जीन प्रारूप ये IB और O का जीन प्रारूप होगा I0 या I0। जीन प्रारूप होता है रुधिर में, जीन प्रारूप ये होते हैं। नेक्स्ट है अपना रुधिर वर्ग में आनुवंशिक महत्व। पैतृक संपत्ति विवादों के निराकरण में, सफल रक्तदान में, आनुवंशिक रोगों के निदान में ये इनके आनुवंशिक महत्व होते हैं। एक क्वेश्चन है अपना, इसको हम देखो, यदि माना एक शिशु के रक्त का रुधिर वर्ग B है जिस पर 2 संपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं। एक दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग O तथा स्त्री का रुधिर वर्ग AB है। मतलब प्रथम दंपत्ति है, एक दंपत्ति, देखो इसमें ये जो एक दंपत्ति है, प्रथम वाली दंपत्ति ये वाली, इसमें पुरुष का रुधिर वर्ग O का हमने जीन प्रारूप क्या लिखा था? IO और IO तथा स्त्री का रुधिर वर्ग AB है तथा स्त्री का जो रुधिर वर्ग है AB का हमने जीन प्रारूप क्या लिखा था? IA और IB। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, माना एक शिशु का रुधिर वर्ग B है। शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? B, और B के जीन प्रारूप क्या हो सकते हैं? IB और IB और IB और I0 ये 2 हो सकते हैं B के जीन प्रारूप, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो आगे, अब हम इनका क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले युग्मक बनाए, इसके युग्मक बनाए और इसके युग्मक बनाए, IO और IB और IB, IA और IB। तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका क्रॉस कराया, आई ओ का क्रॉस सबसे पहले आई ए के साथ कराएंगे तो आई ए आई नोट बना। अब आई ओ का क्रॉस आई वी के साथ कराएंगे तो आई वी और आई नोट बना। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो आई ए और आई नोट बना। इसका क्रॉस फिर इसके साथ कराएंगे तो आई वी और आई नोट बना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 50% ए और 50% बी प्राप्त हुआ। और द्वितीय दंपत्ति क्या कह रही है, द्वितीय दंपत्ति, दूसरे दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए, इसका रुधिर वर्ग दिया हुआ आई ए आई बी तथा स्त्री का रुधिर वर्ग है वो आई बी और आई नोट है। तो हम देखो अब दूसरे दंपत्ति देखते हैं। दूसरी दंपत्ति में जो दिया है क्वेश्चन में वही लिखा है हमने। तो इसके जो युग्मक की है सबसे पहले तो हमने आई ए और आई वी और आई ओ, इसका क्रॉस इसके साथ, सबसे पहले इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस, फिर इसके साथ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आई ए आई वी और आई ए आई नोट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद आई ए का क्रॉस आई वी के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आई ए आई वी। उसके बाद आई ए का क्रॉस आई जीरो के साथ किया, उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, आई ए और आई नोट। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है सेकंड दंपत्ति से, ए बी रक्त समूह प्राप्त हुआ है, ए बी रक्त समूह प्राप्त हुआ है, ए रक्त समूह प्राप्त हुआ है, ए बी रक्त समूह और ए रक्त समूह। मतलब बी रक्त समूह तो हमें प्राप्त ही नहीं हुआ, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो बच्चे का रुधिर वर्ग है, शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो बी है। मतलब सेकंड दंपत्ति में तो रुधिर वर्ग बी है ही नहीं, इसलिए जो बच्चा है वो किसका है, वो फर्स्ट दंपत्ति का है। ये रहा बी रुधिर वर्ग यहाँ पे प्राप्त हुआ है फर्स्ट दंपत्ति का, तो ये बच्चा किसका है, फर्स्ट दंपत्ति का है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है, केवल प्रथम दंपत्ति ही बी रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकता है तथा प्रथम दंपत्ति ही शिशु के वास्तविक माता पिता हैं। अब देखो अंगदान या देहदान क्या होता है। अंगदान या देहदान, अंगदान क्या होता है, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। देखो जीवित व्यक्ति भी कर देते हैं, जैसे अंगों का दान, अंगदान, जैसे किडनी का दान कर देते हैं कई लोग। तो उसी तरह जीवित व्यक्ति का भी हम अंगदान कर सकते हैं और मृत व्यक्ति का भी अंगदान किया जा सकता है। एक निष्प्रदान देह से करीब 50 ज़रूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है, मदद की जा सकती है। मतलब एक जो कि मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है उससे करीब 50 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, 50 लोगों की जान बचाई जा सकती है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम हैं। भारत में जो अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में जो अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान व देहदान के महत्व क्या क्या हैं। मानव देह की प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है, मानव देह प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात आँखें, गुर्दे, यकृत आदि अंग किसी ज़रूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किया जाए तो इस दान को सात्विक श्रेणी दान कहा जाता है। मतलब ये इसके जो दान किया जाता है, आँख, गुर्दे, यकृत आदि अंग किसी ज़रूरतमंद लोगों के प्रत्यारोपित के लिए दान किए जाएं तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। इस श्रेणी के दान को हमारे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे पवित्र दान कहा जाता है। ये जो दान किया जाता है हमारे दर्शन में क्या कहलाता है, सबसे पवित्र दान कहलाता है। अंगदान की ही भांति देहदान भी एक ऐसा दान है जो समाज के लिए परम आवश्यक है। देहदान 2 प्रमुख कारणों से आवश्यक है।
देहदान दो प्रमुख कारणों से किया जा सकता है, या तो मृत व्यक्ति से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किया जाए। दो प्रमुख कारणों से हो सकता है, मृत व्यक्ति से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किया जाए। सेकंड है चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त पाने वाले विद्यार्थी मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। जो अंगदान होता है, वो देहदान होता है, वो दो कारणों से किया जा सकता है। या तो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें बच्चों के प्रशिक्षण के लिए, सिखाने के लिए देहदान किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए, अंग प्रत्यारोपित करने के लिए उसका क्या किया जा सकता है, देहदान किया जा सकता है। अंगदान या देहदान कौन करता है? अंगदान या देहदान कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, अंगदान व देहदान कर सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। अगर दोस्तों आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप वहां से इस चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है इसका, तो वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।